चलिए, तो केमिस्ट्री में पहला चैप्टर कौन सा है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है, ये एनसीईआरटी में पहला चैप्टर है ना। तो चलिए इसमें धीरे धीरे शुरू करते हैं, क्या क्या हम इसमें पढ़ेंगे। सही है। साइंटिफिक नोटेशन, हाँ, सबसे पहली जो चीज़ है हम इसमें जानेंगे साइंटिफिक नोटेशन। जैसे देखिए, आपके पास अगर 2 ग्राम H2 है ना, हाँ, H2 गैस होती है, तो H2 गैस में वजन हो सकता है। मान लीजिए मैं 2 ग्राम H2 लेता हूँ, तो 2 ग्राम H2 के अंदर कितने H2 के मॉलिक्यूल होंगे? मॉलिक्यूल पता है क्या होता है? एटम पता है क्या होता है? अगर केवल H है तो वो एटम है, अगर दो H मिलके एक बन गए हैं, 2 बॉन्ड बना लिया, तो फिर वो एक मॉलिक्यूल है। तो 2 ग्राम H2 के अंदर कितने मॉलिक्यूल हैं वो हम जरा यहाँ पे देखते हैं। तो 2 ग्राम H2 हैव 6 0 कितने हो गए? 0 0 0 1 2 3 4 5 6 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 21, थोड़ी ही ज़्यादा हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 21, इतने मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, इतने मॉलिक्यूल्स हैं। जो 2 ग्राम H2 है उसके अंदर इतने मॉलिक्यूल हैं H2 के, इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्पीड ऑफ लाइट 3 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड ऑफ लाइट है। तो अभी जो हम ये डाटा लिख रहे हैं, ये आसानी से लिखे जा रहे हैं, आसानी से समझ में आने वाले हैं, या काफ़ी मुश्किल हो रही है? मतलब कितनी जीरो हैं, ये सब काउंट करना पड़ रहा है। ये डाटा आपको फ्रेंडली लग रहा है या मुश्किल लग रहा है? आसान लग रहा है डाटा या मुश्किल लग रहा है? आसान लग रहा है। मतलब आप हैं, मतलब अगर किसी को बोला जाए कि भाई किसी के पास, जैसे हम बोलते हैं कि उसके पास 100 करोड़ रुपए हैं, तो आप क्या बोलना चाहोगे कि उसके पास 100 करोड़ रुपए हैं या उसके पास 1,000,000 समथिंग इतने रुपए हैं? आप सिंपल 100 करोड़ रुपए ऐसे बोलना चाहोगे, है ना। तो दैट मीन्स जब हम बहुत बड़े डाटा में डील करते हैं, जब बहुत बड़ा कोई डाटा हो, है ना, तो इस तरीके से चीज़ें आ रही हैं। वहीं पे देखिए, जैसे कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ H, है ना, मास ऑफ 1 एटम ऑफ H, मास ऑफ 1 एटम ऑफ H, हाइड्रोजन के एक एटम का जो मास है वो आपका होता है 0.0। अभी कितने आएंगे ये एक बार देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 22 23 और 166 ग्राम ये है। हाइड्रोजन के एक एटम का वेट है इतना। तो ये डाटा आसान नहीं है इस तरीके से डाटाज में बात करना कि भाई 2 ग्राम हाइड्रोजन में इतने एटम मॉलिक्यूल हैं, स्पीड ऑफ लाइट इतनी है, हाइड्रोजन के एक एटम का मास 0. इतना ग्राम है। ये सारे डाटा काफ़ी मुश्किल पैदा कर रहे हैं, है ना। इसी चीज़ को आसान करने के लिए बनाया गया है साइंटिफिक नोटेशन, है ना। इसी चीज़ को आसान करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन बनाया गया है। तो पहले आप ये लिखिए, फिर हम टेक्स्ट में कुछ लिखेंगे, फिर हम आएंगे साइंटिफिक नोटेशन पे कि वो क्या होता है।
आप खुद यहाँ पे अब चैलेंज फील करेंगे कि जब आप इनको लिख रहे होंगे तो आपको बड़ी मेहनत के साथ ये जीरो जरूर काउंट करने पड़ रहे होंगे। आप ऐसा नहीं कि एक बार देखा और आप लिख लें, लिख पाओगे ऐसा? क्या आपने बोर्ड की तरफ एक बार देखा और बस अब मैं लिख लूँगा, ऐसे लिख पाओगे? ऐसे नहीं लिख पाओगे, आपको कई बार ये जीरो काउंट करनी पड़ेगी, कितनी जीरो हैं, है ना। ये नोब घुमाना जरा, 1-2 पॉइंट और घुमाओ इसको, 1 पॉइंट और, हाँ ठीक है। लिख लिया ये? चलिए अब इसके साथ चैलेंज क्या है, मतलब हम ऐसे डाटा में डील करने के बजाय हम क्यों साइंटिफिक नोटेशन जो चीज़ है वो सीखना चाहते हैं। तो चैलेंज, इस चीज़ में चैलेंज क्या है, क्या चैलेंज है बताइए। सबसे बड़ा चैलेंज तो है कि ये इतनी सारी जीरो हैं कि कई बार क्वाइट फनी कि मतलब कितनी जीरो हैं, मैंने 21 बना दी, तूने 20 बना दी, तेरी एक जीरो कम रहेगी, तेरी एक जीरो ज़्यादा रहेगी, ये सारी समस्याएं हो सकती हैं, है ना। तो सबसे पहली जो समस्या है वो तो एक तो ये है कि इसको लिखना क्वाइट फनी है, मतलब कि कभी ऐसा होगा कि तेरे देखो 21 जीरो हैं, इसमें तो 23 जीरो थे, मतलब कोई ना कोई आपका जीरो छूट जाए, कोई ना कोई आपका जीरो एक्स्ट्रा रह जाए। पहला चैलेंज तो ये है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज है कि दो ऐसे डाटा को लेके आपको कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करना हो। जैसे आपको अगर इन दो डाटा को मल्टीप्लाई करना हो तो मल्टीप्लाई कर लोगे, जैसे सिंपल मल्टीप्लाई हम करते हैं। कैसे करते हैं मल्टीप्लाई? मान लो आपको दिया है 3, 2, 1 और यहाँ पर आपका 1.01, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, समझते हो। इसकी पहले इन तीनों में मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ लिखते हैं, फिर इस नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, फिर यहाँ लिखते हैं, फिर इसकी लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं। तो एटलीस्ट 3 लाइन भरी और चौथी लाइन पे फिर इन तीनों को जोड़ के हम आंसर लिख देते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि इन दोनों डाटा की मल्टीप्लाई करनी है तो कर पाओगे आप? मतलब काफ़ी आसान रहेगा क्या? बिल्कुल भी आसान नहीं रहेगा। देखिए यहाँ पर कितने हैं, ये लगभग 24-25 नंबर हैं और फिर ऊपर भी लगभग 24-25 नंबर हैं। तो आपकी कितनी लाइन बनेगी? यहाँ तो आपकी बहुत लाइन बन जाएंगी आपकी, 24 उसमें 24 मान लो 25-25 है तो 50 लाइन बनेगी। तो आप इन्हें मल्टीप्लाई डायरेक्ट नहीं कर पाओगे। सेम प्रॉब्लम ऐड वगैरह करने में भी है। तो सबसे बड़ा जो इस तरीके के डाटा के साथ जो चैलेंज है वो है कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करना, जैसे कि मल्टीप्लाई करना, जैसे कि डिवाइड करना। तो ये सारी समस्याएं हैं अगर हम डायरेक्ट इस टाइप के रियल टाइप के डाटा में डील करते हैं। ठीक है, तो लिखिए इसमें चैलेंज, क्या चैलेंज है। इट मे लुक फनी फॉर ए मोमेंट, इट मे लुक फनी फॉर ए मोमेंट to write or count numbers, to write or count numbers involving so many zeros, but it offers a real challenge, to do simple mathematical operation,
ऑफ एडिशन कॉमा सब्सट्रैक्शन कॉमा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन with such numbers तो इसका समाधान क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन क्या है? साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है n इंटू 10 टू द पावर n। किसी भी नंबर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जो नंबर बहुत बड़ा है या बहुत ज़्यादा छोटा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इसको लिखिए। यहाँ पे लिखिए where small n is an exponent having positive or negative values and capital N is a number ब्रैकेट में लिखिए called digit term which varies between 1.000 to 9.999। ठीक है, इस तरीके से हम इसे लिखेंगे। जैसा देखिए, मान लो कोई नंबर है 2324.632। मान लो ये नंबर दिया हुआ है, तो इस नंबर को इन साइंटिफिक नोटेशन हमें ये क्या करना है कि जो डेसिमल है, ये पहला जो नंबर है जस्ट उसके बाद हमें लेके आना है। ठीक है, उसके बाद लेके आना है। जैसे यहाँ पर देखिए, आपके पास अगर ये है 10 है, आपके पास अगर कोई वैल्यू 10 है, तो आपको ये 10 है तो फिर 10.0 है ये। ठीक है, आपको अगर इस डेसिमल को यहाँ लेके आना है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1.0 और फिर उसके साथ हम 10 लिखेंगे। ये दोनों वैल्यू सेम है। अब केवल 10 लिखा है तो फिर 10 की पावर ये 1 हो गया है। मतलब डेसिमल को अगर मैंने यहाँ से एक लेफ्ट पॉइंट पे खिसकाया तो फिर मुझे साथ में मल्टीप्लाई में 10 लिखना पड़ेगा और 10 की पावर एक 1 लिखनी पड़ेगी। ठीक है, उसी तरीके से मान लीजिए आपके पास है 100, तो 100 का मतलब 100.0 है। ठीक है, अब अगर इस डेसिमल को मैं 2 लेफ्ट पॉइंट खिसकाऊंगा तो फिर मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, 1.0 इंटू 10 टू द पावर 2, मैं इसे ये लिखूंगा। ठीक है, अगर मेरे पास कोई नंबर है 2463, ये नंबर मेरे पास है, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे? अगर मेरे पास 2463 है, इसका मतलब 2463.0 ऐसे है ये। अब मैं क्या करूंगा, इसे 3 पॉइंट इधर खिसकाऊंगा, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन 1 पॉइंट समथिंग से लेकर 9 पॉइंट समथिंग तक हो सकता है। तो मैं इसे 1 लेफ्ट 2 लेफ्ट 3 लेफ्ट खिसकाऊंगा, तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, 2.463 और इंटू 10 टू द पावर क्या लिखूंगा, 3 लिखूंगा, है ना। चलिए, तो मान लीजिए आपके पास ये नंबर है, तो मैं इसे साइंटिफिक नोटेशन में क्या लिखूंगा, 2.32462 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा। मैंने डेसिमल को 3 पॉइंट लेफ्ट में खिसकाया है, तो क्या हो जाएगा बताइए, 3 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अब छोटे नंबर्स को देखते हैं।
अब यहाँ पर देखिए, आपके पास मान लो यहाँ पर है आपके पास है 1, सॉरी आपके पास है 0.1। तो 0.1 को मैं अगर देखूँ तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, मैं इसे 1 डिवाइड बाय 10 लिख सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। और मैं अगर यहाँ पर देखूँ तो 1, अगर नीचे 10 लिखा है तो इसका मतलब ये 10 की पावर 1 लिखा है। और अगर किसी चीज़ को मैं नीचे से ऊपर लाता हूँ तो फिर उसकी जो पावर है उसके साथ नेगेटिव साइन लगाना पड़ता है। तो ये आपका हो जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 1। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि अगर डेसिमल को राइट पॉइंट पे खिसकाया जाता है, अभी तक तो हम कहाँ खिसका रहे थे, लेफ्ट में खिसका रहे थे, जितने पॉइंट लेफ्ट में खिसकाते थे उतना ही 10 की पावर आ जाती थी साथ में, ठीक है। और खिसका खिसका के हम उसे एक डिजिट के जस्ट बाद तक छोड़ते थे। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, डेसिमल को राइट साइड में खिसकाना है, तो जितने पॉइंट हम राइट में खिसकाएंगे हमें 10 की उतनी ही यहाँ पर माइनस में पावर देनी पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे 0.1 है तो यहाँ पर इसे लिखा हमने 1.1, मतलब 1 लिखा या 1.0 ऐसे लिख लीजिए इसे। तो हम इसे लिखेंगे 1 ही छोड़ देते हैं अभी यहाँ पर, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 1। अगर आपके पास नंबर हो मान लो कोई 0.0342, तो मुझे अगर साइंटिफिक नोटेशन में लेके आना है तो मुझे कितने डिजिट राइट में खिसकाना पड़ेगा इसे, 2, है ना। तो मैं इसे लिखूंगा 3.42। तो यहाँ पर क्या आपको 10 टू द पावर में कितना देना पड़ेगा, माइनस के 2 देना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरीके से कोई नंबर है 0.000166, मान लो कोई ऐसा नंबर है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4 पॉइंट पे खिसकाना पड़ेगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 4। इस तरीके से हो जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही है? मान लो आपको ये दिया जाए कि इस वैल्यू को आपको साइंटिफिक नोटेशन में देना है, तो इसका साइंटिफिक नोटेशन में हम इसे क्या करेंगे, अगर ये वैल्यू लिखी है तो इसका मतलब मैं यहाँ पर 0.0 ऐसे लिख दूं, कोई समस्या है? चलिए, तो अब मुझे जो है इस डेसिमल को खिसका के यहाँ पर छोड़ना है। तो देखते हैं मुझे ये डेसिमल को कितने पॉइंट लेफ्ट में खिसकाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर हो गया 1, ठीक है, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23 हुआ। तो इसका साइंटिफिक नोटेशन क्या बन जाएगा, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। बहुत बढ़िया, यही हमें करना है। चलिए अब इस पे चलते हैं। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये आपका 0.0 लिखा हुआ है। अब मुझे क्या करना है, इस डेसिमल को खिसका के यहाँ पे छोड़ना है। तो चलिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आ गया। तो मैं इसका साइंटिफिक नोटेशन क्या हो जाएगा, 3.0। अब एक 0 के बाद आप 4 भी 0 लिख सकते हो, वो मैटर नहीं है, इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब जैसा कि मैं पहले आपसे कह रहा था कि अगर डायरेक्ट इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करने को मैं आपको दे दूं तो क्या आप कर पाते हैं, नहीं। लेकिन अब मैं आपसे बोलूं कि इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करनी है तो क्या आप कर पाएंगे, हैं? चलिए इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम यहाँ पर देखिए, 6.022 इंटू 10 पावर 23 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8। आपको ये पता है कि जब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो पावर जुड़ जाएंगे एल्जेब्रिकली, प्लस प्लस है तो प्लस में और बढ़ जाएंगी, प्लस माइनस तो फिर भी एल्जेब्रिकली घट जाएंगे, ये पता है। चलिए तो मुझे बेसिकली करना क्या है, मुझे बेसिकली करना है 6.022 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर, ये क्या हो जाएंगे 31 हो जाएंगे। और बस मुझे इसकी मल्टीप्लाई करनी है, बस मुझे इसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो इसकी भी अगर मैं करूँ तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0.066 और यहाँ पर 18 ऐसे दिखेगा, इंटू 10 पावर 31 दिखेगा, ये दिखेगा। इसकी मल्टीप्लाई करूँ तो इतना आएगा। लेकिन क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में भी आया है, नहीं। साइंटिफिक नोटेशन में कब आता है, जब लेफ्ट में केवल एक ही डिजिट हो। तो इस डिजिट को भी मुझे इधर खिसकाना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा 1.8066 इंटू 10 टू द पावर 32। बहुत बढ़िया। तो यही है साइंटिफिक नोटेशन, है ना। पिछले 20 मिनट में हमने
ये जाना कि कैसे हम बड़े नंबर के साथ डील करेंगे और कैसे हम छोटे नंबर्स के साथ डील करेंगे। ठीक है, लिखिए अब आप ये। चला गया। हो गया? क्या आप मुझे इसका साइंटिफिक नोटेशन लिख के दिखा सकते हैं? इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? अच्छा, मतलब तुमने लिखा तो होगा इससे पहले ये। हाँ तो ठीक, यही बात समझिए कि ऐसे नंबर में जब जब देखने से भी डिफिकल्टी है तो कितना डिफिकल्टी होगा हैंडल करने में, है ना। तो जीरो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 जीरो हैं। लिखिए आपने क्या लिखा है नोटेशन? 1.66 into 10 की पावर -24। बिल्कुल सही। लिखा सब लोगों ने? क्या लिखा? अब बताइए आपने क्या लिखा? 1.66 into 10 की पावर -24। सबका यही है? बहुत बढ़िया, है ना। बस हमें इस डेसिमल को जितने पॉइंट इधर खिसकाएंगे, अगर यहाँ खिसकाया तो -1 फिर 2 3 4 ऐसे करते चल जाएंगे, तो 23 तो ये जीरो ही है और फिर ये 1 भी हमें लेना पड़ेगा। तो एक तरीके से हमने डेसिमल को 24 पॉइंट राइट में खिसकाया है। तो इसका साइंटिफिक नोटेशन आपका हो जाएगा 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24। ठीक है, ये ग्राम था तो इतने ग्राम। तो हाइड्रोजन के एक एटम का वेट होता है 1.66 इंटू 10 पावर -24 ग्राम। ऐसा बोलने में भी आसान लग रहा है ना, कि कितना होता है बच्चों हाइड्रोजन के एक एटम का वेट। या तो मैं ऐसे बोलूं कि ये होता है बेटा जी 0.0000000 ऐसे 23 बार बोलूंगा फिर 166 ग्राम। तो सुनते सुनते में ही 2-4 जीरो तो खो ही जाएंगे या 2-4 जीरो बढ़ जाएंगे। लेकिन वही मैं बोलूं कि बेटा जी हाइड्रोजन के एक एटम का वेट कितना होता है 1.66 इंटू 10 पावर -24 ग्राम। काफ़ी आसान लग रहा है कान को भी और काफ़ी आसान है फिर ये मैथमेटिकल चीज़ों में भी। ठीक है, तो ये होता है आपका साइंटिफिक नोटेशन। ठीक, चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। सब लोगों ने लिख लिया ये? चलिए
नेक्स्ट चीज है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। तो पहले हम जानेंगे प्रिसीजन। प्रिसीजन ना, हाँ, डेफिनेशन पहले लिखेंगे फिर मैं समझाऊंगा क्या होता है प्रिसीजन। प्रिसीजन का अगर हम जाने तो हिंदी में क्या शब्द बनता है इसका? नहीं, प्योर नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है सटीक। एक हिंदी का शब्द है सटीक और एक हिंदी का शब्द है सही। इन दोनों में क्या अंतर होगा, सटीक और सही? सही मतलब तो राइट है और मतलब सटीक मतलब बिल्कुल पिनपॉइंट एक्यूरेट। सही तो है कि जो चीज जैसे होनी चाहिए वैसे ही, और सटीक है कि मतलब किसी एक चीज पर आप फोकस्ड हैं, आप बिल्कुल सही तो नहीं है लेकिन उस पर फोकस आपका बहुत बड़ा है, अच्छा है ना। जैसे कि आपने वो देखा है, वो जो बुल्स आई वाला खेल रहता है, इसमें कि डार्ट रहती है, आप ऐसे मारते हैं दीवार पे, उस पर रहता है, इस घेरा रहता है ना। तो उस पर जो है अगर आप देखें तो ऐसे रहता है ना, अंदर एक बीच में रहता है, इसे बुल्स आई बोलते हैं। यहाँ पर आपको वो डार्ट हिट करना होता है, उसके बाहर एक घेरा होता है। इसके लिए इसके नंबर सबसे ज़्यादा रहते हैं। मैंने वो खेला नहीं, मुझे लगता है कि मान लो 4 नंबर हैं तो सबसे चार मैक्सिमम नंबर 4 हैं, तो 4 नंबर यहाँ पे मिलेंगे। फिर उसके आगे एक और घेरा रहता है, यहाँ पर 3 नंबर मिलेंगे। फिर उसके आगे एक और घेरा रहता है, फिर यहाँ पे मान लो 2 नंबर मिलेंगे। फिर उसके आगे एक घेरा रहता है, मान लो यहाँ पे मारा तो यहाँ पे आपको 1 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर ये 1 नंबर है, यहाँ पर 1 नंबर मिलेगा, यहाँ 2 नंबर मिलेंगे, यहाँ पर 3 मिलेंगे, यहाँ पर 4 मिलेंगे। 4 इसलिए ज़्यादा मिल रहे हैं क्योंकि ये जगह छोटी हो गई है ना, जगह रिलेटिवली काफ़ी नैरो हो गई है। अब आप इतना प्रिसाइज मारे कि वहीं पे जाके लगे तो ऑब्वियसली कि आपको चाह रहे हैं कि आप बहुत अच्छे निशानेबाज हो। मान लीजिए कोई जो है ऐसे डार्ट फेंक के मारता है और बार बार उसकी डार्ट यहाँ लग रही है, एक यहाँ लगी, फिर अगली फिर यहाँ लगी, फिर अगली फिर यहाँ लगी, फिर अगली फिर यहाँ लगी, अगली फिर यहाँ लगी। एक पर्सन है ए, वो इस तरीके से डार्ट फेंकता है ना। जब वो डार्ट फेंकता है ऐसे लगी, ये लगी, फिर मतलब सारी ये जो डार्ट हैं बहुत क्लोज रेंज में लग रही हैं। लेकिन अगर हम बोलें कि जो सही चीज़ है, सही तो ये है कि यहाँ लगनी चाहिए, तो क्या ये सही है? ये सही नहीं है, लेकिन ये सटीक बहुत है। हर बार ये मारता है और वहीं जहाँ पर मार रहा उसी के अगली बार उसी के जस्ट आसपास लग रही है, अगली डार्ट भी उसी के पास लग रही है। तो इसका निशाना बहुत सटीक है, लेकिन सही नहीं है ना। सही कौन है? जो एक्चुअल जो उसका सेंटर है वहाँ पर हिट करे, वो सही है। तो प्रिसीजन और एक्यूरेसी में भी यही अंतर है। प्रिसीजन होता है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसे रिपीटेबिलिटी में कितना उतने ही एग्जैक्ट मूवमेंट पे कर पाते हो। मतलब जैसे यहाँ पे मार रहा है ये, तो लगभग इसी क्लोज रेंज में ये मार पा रहा है ना। जैसे वेट तोलने की तराजू होती है, डिजिटल तराजू जो होती है, जो डिजिटल तराजू होती है, मान लो आपका वेट है, एग्जैक्ट वेट है 60 किलोग्राम, लेकिन कई बार जब आप उस पर खड़े होते हैं तो एग्जैक्ट 60 नहीं बताता, वो आपको मान लो थोड़ी सी इसमें एरर है तो वो बताएगा मान लो 61, तो एरर है उसमें। फिर आप उतरे, फिर आप उस पर चढ़े। आप डिजिटल तराजू पर देखा आपने वेट, वो हमेशा आगे पीछे 100-200 ग्राम कम करता रहता है, पता है। तो मान लो आपका एग्जैक्ट वेट कितना है 60, लेकिन जब आप उस पर खड़े होते हैं तो वो बताता है, पहली राउंड में बताता है 61 किलोग्राम, 61.0, ठीक है। फिर आप उस पर उतरे, फिर आप उस पर फिर खड़े हुए, तो वो मान लो इस बार बता रहा है 61.1 बता रहा है। फिर आप उस पर उतरे, फिर आप उस पर चढ़े ऐसे, तो मान लो अगली बार वो बता रहा है आपका 60.9 किलोग्राम, है ना। फिर आप उतरे, फिर अगली बार चढ़े, तो वो बता रहा है कि 61.2। तो जो उसकी एक वैल्यू है 61 के आसपास की, वो उसके क्लोज रेंज में ही दे रहा है, लेकिन वो जो सटीक वैल्यू 60 है वो नहीं दे रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो तराजू है सटीक तो है बिल्कुल, मतलब प्रिसाइज तो है कि हर बार लगभग 100 ग्राम में इधर उधर वहीं घुमाती है, लेकिन 61 के आसपास रही है। एक्चुअल वैल्यू लेकिन 60 है, 60 के आसपास नहीं जा रही। तो इसे बोला जाएगा कि ये तराजू जो है, जो बैलेंस है, ये प्रिसाइज है। लेकिन एक्यूरेट किसको बोला जाएगा? जो 60 के आसपास की वैल्यू निकाल के आपको दे, है ना, ठीक है।
एक्यूरेट मतलब, एक्यूरेट का तो मतलब ही वो है, एक्यूरेट मतलब हम हिंदी में जैसे भी बोलते हैं आम भाषा में भी कि ये एक्यूरेट रिजल्ट है इसका, ये एक्यूरेट, इसकी बात का एक्यूरेट मतलब ये है। एक्यूरेट का मतलब जो एग्जैक्ट जो चीज़ है वही बताए, ठीक है। और प्रिसाइज जो एक बार बार जो काम हो रहा है उसमें एक क्लोज रेंज में ही आपको रिजल्ट दे। जैसे आदमी जब डार्ट फेंकता है तो इसी क्लोज रेंज में बार बार डार्ट फेंक पाता है, तो ये प्रिसाइज है। लेकिन एक्यूरेट उसको बोला जाएगा जो यहाँ पर हिट कर दे, ठीक है। तो चलिए इसको लिखते हैं प्रिसाइज। द क्लोजनेस ऑफ प्रिसीजन, है ना, प्रिसीजन में लिखेंगे द क्लोजनेस ऑफ 2 or more मेजरमेंट, द क्लोजनेस ऑफ 2 or more measurements, 2 or more measurements to each other is known as the precision of a substance, is known as the precision of a substance, substance oblique tool oblique machine, substance oblique tool, कोई टूल होता है जैसे कि, है ना, जैसे इमेजरिंग टेप टूल है, या फिर कोई वर्नियर कैलिपर्स कोई टूल है ना, oblique मशीन, फुल स्टॉप, है ना। एग्जाम्पल, सपोज द रियल वेट ऑफ ए पर्सन इज 60 किलोग्राम, सपोज द रियल वेट जो एक्चुअल है उसका वजन, है ना, द रियल वेट ऑफ ए पर्सन इज 60 किलोग्राम, is 60 kilogram, but a digital balance measures 60.9, 61.0, 60.95, 61.05 kilogram in several attempt, then we can say that the digital balance is precise, is quite precise, ऐसे quite लिखे, is quite precise, ठीक है। तो डिजिटल बैलेंस जो है वो एक्यूरेट जो 60 किलोग्राम है उसके आसपास रिजल्ट नहीं दे रही, लेकिन जो वो रिजल्ट दे रही है वो बहुत अपनी क्लोज रेंज में ही दे रही है। क्लोज रेंज उसकी क्या है, 61 किलोग्राम के आसपास उसकी क्लोज रेंज है। मतलब जब वो मशीन बनाई गई है तो उसका थोड़ा सा कैलिब्रेशन खराब हो गया है। मशीन में क्या होते हैं, मशीन में अंदर जो है वेट को मेजर करने के इलेक्ट्रॉनिक सेंसर होते हैं, तो जब वो मशीन बनाएगी तो उसका सेंसर थोड़ा सा गलत कैलिब्रेट हो गया। कैलिब्रेट का मतलब जानते हो आपने, वो देखिए वो जो स्प्रिंग वाली तराजू रहती है, जिसमें स्प्रिंग रहती है, आप उसे ऐसे करते हो, वेट तोलते हो, कई बार सिलेंडर वाला रहता है उससे ऐसे लटका के तोलते हैं, तो जब आप मुंह से कई बार छोड़ते हैं तो वो 0 पर नहीं रुकती। अब देखा आपने, 0 पर नहीं रुकती, तो उसमें ऊपर एक स्क्रू होता है, आप स्क्रू को टाइट कर सकते हो, ढीला कर सकते हो, जिससे वो जो पॉइंटर है वो 0 पर आ जाए। देखिए ना, वो पॉइंटर ऐसा होता है, वो कई बार मान लो 0 और 1 के बीच में रुक रहा है, तो इसका मतलब पता है कि आपको थोड़ी सी गलत रीडिंग देगा, तो आप उसे कैलिब्रेट करते हो, स्क्रू को टाइट करके ढीला करते हैं, तो उसे बोलते हैं कैलिब्रेशन। इसका मतलब जब वो डिजिटल बैलेंस बनाई गई है तो उसका कैलिब्रेशन 1 किलो से ऑफसेट है ना, 1 किलो एक्स्ट्रा रीडिंग पर ऑफसेट हो गया है, जिसकी वजह से एक्चुअल 60 की जगह 61 पर राउंड ऑफ कर रही है। लेकिन जब वो 61 पे कर रही है तो एग्जैक्ट 61 के आगे जरा से आगे पीछे ही घूमती है, ठीक है। तो इसका मतलब डिजिटल बैलेंस प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है, ठीक। चलिए अब लिखिए एक्यूरेसी। देखिए एक्यूरेसी इज द मेजर ऑफ, एक्यूरेसी इज द मेजर ऑफ, एक्यूरेसी में अब क्या बोलेंगे कि जो भी कोई रिजल्ट आ रहा है वो एक्चुअल वैल्यू के कितना दूर है या क्लोज है, क्लोज, जो एक्चुअल वैल्यू उसके कितना क्लोज कोई चीज रीड कर पा रही है
है ना। तो लिखिए एक्यूरेसी इज द मेजर ऑफ हाउ क्लोज ए मेजर्ड वैल्यू इज ए मेजर ऑफ हाउ क्लोज ए measured value is to the true or accepted or standard value of a quantity full stop। अब इसमें एक लाइन और लिखेंगे, पहले मैं समझा देता हूं। तो एक्यूरेसी का फोकस इस पे है कि भाई जो एग्जैक्ट करेक्ट वैल्यू है या ट्रू वैल्यू है, आप उसके कितने क्लोज जाकर चीज को मेजर कर पा रहे हैं। तो कोई एक पर्सन बी है और वो यहां पर हिट कर देता है, यहां सेंटर तो अभी भी नहीं है, यहां हिट कर देता है ना। कोई एक पर्सन जो है वो हिट करता है, मान लो यहां पर उसने 4-5 डार्ट फेंकी और उसने यहां पर यहां है ना, यहाँ आप देखेंगे इसकी जो डार्ट है उनके बीच की डिस्टेंस इससे ज़्यादा है। एक डार्ट यहाँ पे तो एक डार्ट यहाँ है, एक डार्ट यहाँ है ना, यहाँ बना लेते हैं। तो जो रेड वाला है उसके डार्ट के बीच की डिस्टेंस आगे पीछे ज़्यादा हो रही है, लेकिन ये ज़्यादा क्लोज रेंज में है। लेकिन जो पर्सन बी है, ये मान लो क्या है, ये आपका पर्सन बी है। पर्सन बी जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसके ज़्यादा क्लोज तक होकर आया है ना। पर्सन बी की जो एक डॉट है वो जस्ट रियल वैल्यू के क्लोज लगी है, तो पर्सन बी ज़्यादा एक्यूरेट है, पर्सन ए ज़्यादा प्रिसाइज है। ठीक है, तो इसमें लिखिए पर्सन बी कम प्रिसाइज है। हाँ, पर्सन बी प्रिसाइज कम है, क्योंकि वो के जो डार्ट है वे आगे देखो इन चारों डार्ट के बीच की डिस्टेंस आपस में ज़्यादा भाग रही है इधर उधर, लेकिन इनके बीच की कम है। हाँ, तो अगर बहुत क्लोज में है तो वो प्रिसाइज है, थोड़े दूर दूर है लेकिन रियल वैल्यू के ज़्यादा पास में तक छू आया है तो वो ज़्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, तो लिखिए इसमें आगे, मतलब प्रिसीजन किस पे प्रिसीजन बात करता है कि आप किसी रिजल्ट को कितनी अच्छे से बार बार रिप्रोड्यूस कर सकते हो। अगर मान लो जो बैलेंस है वो गलत कैलिब्रेट हो गई, ठीक है कोई बात नहीं, मैं उस पर खड़ा हुआ और वो बता रहा है कि 61, तो अगली बार मैं उतरा और फिर से मैं खड़ा हुआ, तो अगर वो 61.05 बता रहा है तो मतलब 61 के जस्ट क्लोज बता रहा है। ये है रिजल्ट की रिप्रोड्यूसिबिलिटी, कि बार बार वो सेम रिजल्ट रिप्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो प्रिसीजन एक तरीके से फोकस करता है कि कोई रिजल्ट कितनी बार रिप्रोड्यूस हो सकता है सेम एक्यूरेसी उसके साथ, है ना। तो लिखिए अनलाइक प्रिसीजन ब्रैकेट में लिखिए रिपीटेबिलिटी। अनलाइक प्रिसीजन फोकस करता है रिपीटेबिलिटी पर, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। Accuracy focuses on proximity to the real value, proximity to the true value, proximity to the true value, proximity to the true value। ठीक है, proximity to the true value। ठीक है, अब हम इस पे क्वेश्चंस पहले करेंगे, है ना। अब ये 1-2 कॉपी कम है, आपके पास एक कॉपी है बेंच पे, हाँ ठीक है, तुम्हारे पास एक है, हमारे पास एक है, लो हमारे पास है यहाँ पर, अच्छा यहाँ पे लो, ये जिनको नहीं मिली है उनको मैं कल दे दूंगा, है ना।